गवर्नमेंट कॉलेज मलसीसर के सेकेंड ईयर के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। अस्सलाम वालेकुम, राम राम, नमस्कार। मैं डॉक्टर लक्ष्मी नारायण आज मैं आपसे चर्चा करूंगा जो ब्रिटेन का संविधान है उसका विकास कैसे हुआ। उस मुद्दे पे आज की हमारी जो क्लास होगी उसमें इसी मुद्दे के ऊपर डिस्कशन होगा। तो कल हमने ये चर्चा की थी कि सेकेंड ईयर में एक पेपर चलता है प्रमुख राज्य व्यवस्थाएं, सिलेक्टेड पॉलिटिकल सिस्टम्स। तो कल हमने सिर्फ इतनी चर्चा की थी कि किन किन देशों का संविधान, किन किन देशों की राज्य व्यवस्था हमारे सिलेबस में है। तो हमने 6 देशों का नाम लिया था। प्रथम था ब्रिटेन, दूसरा था संयुक्त राज्य अमेरिका, तीसरा स्विट्ज़रलैंड, चौथा चाइना, फिर पांचवा फ्रांस और छठा जापान। तो इन 6 देशों की राज्य व्यवस्थाएं हमारे सिलेबस में हैं। तो आज हम ब्रिटेन से शुरुआत करेंगे और हम ब्रिटेन के संविधान का विकास कैसे हुआ, ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन था या पॉलिटिकल सिस्टम है उसका डेवलपमेंट कैसे हुआ, आज हम इसी मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे। चर्चा से पूर्व मैं आपको बता दूं ब्रिटेन के बारे में। ब्रिटेन यूरोपियन कंट्री है। जब हम वर्ल्ड मैप में यूरोप का नक्शा देखते हैं, यूरोप महाद्वीप का, तब हमें उत्तर पश्चिम में एक टापुओं का सा देश नज़र आता है जिसका नाम है ग्रेट ब्रिटेन। इस देश का पूरा नाम है ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड का संयुक्त राज्य है। हम इसे प्रसिद्ध नामों से जानते हैं, वो है इंग्लैंड, कई बार इसको ब्रिटेन बोलते हैं या कई बार ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं। जब हम इसको ग्रेट ब्रिटेन बोलते हैं तो इसका तात्पर्य ये है कि इसमें इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड है। ये 3 इसके अलग अलग प्रदेश हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। जब इन तीनों को मिला देते हैं तो वो ग्रेट ब्रिटेन बन जाता है। तो आज हम इसी ग्रेट ब्रिटेन की चर्चा करेंगे। कई बार नहीं याद आता कि कौन सा देश है ग्रेट ब्रिटेन, तो मैं आपको बता दूं, कभी हम इसी देश के गुलाम हुआ करते थे। लगभग 150 से लेकर 200 साल तक इस देश ने हमारे ऊपर राज किया है। आपको सुनकर ये आश्चर्य होगा कि भारत जिस देश का गुलाम रहा, ब्रिटेन का, वो क्षेत्रफल में राजस्थान से भी छोटा है और उसकी जनसंख्या लगभग वर्तमान में 6.5 करोड़ है, जबकि राजस्थान की जनसंख्या 2011 में ही 6 करोड़ और 85 लाख थी। तो ग्रेट ब्रिटेन एक ऐसा देश है जो राजस्थान राज्य से भी छोटा है और उसकी जनसंख्या भी राजस्थान से कम है, और हम ऐसे देश के गुलाम रह चुके हैं। तो क्यों? हमारी कमियों की वजह से। खैर, जो भी है, विश्व के राज व्यवस्था में, विश्व के लोकतंत्र में, विश्व की संसद में इस देश का बहुत बड़ा नाम है। तो कैसे इस देश का पॉलिटिकल सिस्टम डेवलप हुआ, कैसे इस देश का संविधान जो कि अलिखित है उसकी परंपराओं का विकास हुआ, आज हम इसी एक महान देश के संविधान के विकास की चर्चा करेंगे। ये देश इतना कभी शक्तिशाली और पावरफुल हुआ करता था कि ये कहावत चला करती थी कि जो ब्रिटेन का सम्राट है, ब्रिटेन का जो क्राउन है, ब्रिटेन का जो राजा है, उसके राज्य का कभी भी सूर्य अस्त नहीं होता। इसका तात्पर्य ये है कि संसार में पूर्व से लेकर पश्चिम तक जितने भी देश हैं उनके ऊपर ब्रिटेन का राज हुआ करता था। खैर, समय ने पलटी खाई और ब्रिटेन हीरो से जीरो हो गया। तो आज हम ऐसे ही देश के संविधान के विकास की चर्चा करेंगे। ब्रिटेन का संविधान का जो विकास है उसको हमने 6 युगों में बांटा है। पहला युग है वो हमने 500 से लेके और 1066 ईस्वी तक का लिया है। लगभग 500 साल का इतिहास लिया है हमने
500 ईस्वी से लेके और ये मानिए 1000 ईस्वी तक का। इन 500 सालों में वहाँ एंग्लो सैक्सन काल बोलते हैं ब्रिटेन में इसको। इस काल की एक विशेषता ये थी कि उसमें वहाँ सीमित राजतंत्र था। अब हम पहले इस मुद्दे के ऊपर चर्चा कर लेते हैं कि सीमित राजतंत्र होता क्या है। तो सीमित राजतंत्र का तात्पर्य होता है जब राजा की शक्तियाँ सीमित हो जाती है, जब राजा निरंकुश नहीं होता, उसके ऊपर किसी न किसी और शक्ति का, किसी और व्यक्ति का, किसी समूह का जब उसके ऊपर नियंत्रण होता है, तब हम कहते हैं कि वो राजतंत्र सीमित राजतंत्र है। हम ये चर्चा करें कि आखिर वहाँ के राजा के ऊपर किस चीज़ का नियंत्रण था, क्यों था वहाँ का राजा वो सीमित राजा था। वो अपनी मन इच्छित कार्रवाइयाँ, मन इच्छित कानूनों की पूर्ति नहीं कर पाता था। उसका कारण ये था कि वहाँ एक संस्था पाई जाती थी जिसका नाम वीटन था। इस वीटन में वहाँ के प्रभावशाली सामंत हुआ करते थे। इन सामंतों के साथ साथ वहाँ की मिलिट्री के जो बड़े बड़े पदाधिकारी थे, जिनको हम आमतौर पे सरदार बोलते हैं, वो हुआ करते थे। वहाँ के जो चर्च था उसके बिशप हुआ करते थे। तो ये जो बिशप है, प्रभावशाली सामंत हैं और मिलिट्री के जो बड़े बड़े सरदार थे, इनसे मिलके एक संस्था बनती थी, एक समूह बनता था जिसको वीटन कहा जाता था। और यही वीटन उस 500 साल में वहाँ जितने भी राजा हुए उनके ऊपर नियंत्रण रखा करती थी। तो हमने एक 500 साल में ब्रिटेन में क्या था इसकी हमने चर्चा की। वहाँ एक सीमित राजतंत्र था और वीटन नाम की एक संस्था थी जो राजा के ऊपर नियंत्रण रखा करती थी। एंग्लो सैक्सन काल के बाद जो अगला काल आया वो काल था नॉर्मन एंजविन काल। 1066 से लेके और 1153 तक लगभग 100 साल। इस साल ये जो 100 साल की अवधि थी, इसमें मुख्य क्या गतिविधियां घटित हुई, हम इनकी चर्चा करते हैं। इस काल में एक बड़ी घटना तो ये हुई कि जो राजतंत्र सीमित राजतंत्र था, अब वो राजतंत्र निरंकुश हो गया है। निरंकुश का तात्पर्य है कि अब वहाँ का राजा बहुत ज़्यादा शक्तिशाली हो गया है। अब उसके ऊपर किसी भी चीज़ का नियंत्रण नहीं है। वो मन इच्छित कानून लागू कर सकता है, जितना चाहे जनता के ऊपर अत्याचार कर सकता है, जितनी चाहे शक्तियां अपने पास हथिया सकता है। तो ऐसे राजतंत्र को निरंकुश राजतंत्र कहते हैं और निरंकुश राजतंत्र का उल्टा होता है सीमित राजतंत्र। तो नॉर्मन एंजविन काल की एक दूसरी विशेषता थी सुदृढ़ केंद्रीय सरकार। जैसे जैसे राजा शक्तिशाली होते गए, उन्होंने सामंतों का और चर्च के पादरियों का और मिलिट्री के जो बड़े बड़े अफसर थे उनका प्रभाव कम कर दिया और राजा शक्तिशाली हो गया। सामंतों से शक्ति राजा के पास आ गई और जो केंद्रीय सरकार थी वो सुदृढ़ हो गई। और इस काल की एक और विशेषता करते हैं, वो थी कि वीटन नाम की जो संस्था जो राजा के ऊपर नियंत्रण रखा करती थी वो समाप्त हो गई और उसकी जगह 2 नई संस्थाएं पैदा हो गई। एक संस्था थी मैग्नम कॉन्सिलम। इस मैग्नम कॉन्सिलियम की अब हिंदी करते हैं मैग्नम कॉन्सिलियम की, तो वो होती है महान परिषद। और महान परिषद राजा को विभिन्न कानूनी मामलों में और अन्य कामों में सहायता और राय दिया करती थी, क्योंकि महान परिषद में बहुत सारे लोग हुआ करते थे। तो नॉर्मन एंजविन काल के राजाओं ने किया क्या, इसके आकार को थोड़ा सा घटाया और एक और नई संस्था खड़ी कर दी, क्यूरिया रेजिस। क्यूरिया रेजिस, जिसको हम राज्य परिषद भी बोल सकते हैं, ये कोई 15-20 लोगों का ऐसा समूह हुआ करता था जो राजा को विभिन्न मामलों में उसकी सहायता किया करता था, राय दिया करता था। हाँ, मानना या नहीं मानना ये राजा की इच्छा थी, लेकिन ये 15-20 लोगों का एक छोटा समूह था क्यूरिया रेजिस, जो कि राजा को राय दिया करती थी, राजा को सलाह और मशवरा दिया करती थी। यही क्यूरिया रेजिस थी। ये अब आगे जैसे जैसे हम बढ़े तो फिर इसी का सुधरा हुआ रूप प्रिवी काउंसिल था और इसी प्रिवी काउंसिल का सुधरा हुआ रूप बाद में कैबिनेट बनी। कैबिनेट एक प्रसिद्ध शब्द है
जिसको हम मंत्री परिषद भी बोलते हैं, या मंत्री परिषद का एक छोटा पार्ट है मंत्रिमंडल, इसको मंत्रिमंडल बोलते हैं। तो क्यूरिया रेजिस बाद में प्रिवी काउंसिल के रूप में बदली और वही प्रिवी काउंसिल आज हम कैबिनेट या मंत्रिमंडल के नाम से जानते हैं। तो हम नॉर्मन एंजविन काल जो 100 साल तक चला, जब नॉर्मन राजाओं का राज था, तो उस समय 3 चीज़ें बड़ी हुई। निरंकुश राजतंत्र आया, केंद्रीय सरकार अत्यंत सुदृढ़ हो गई और सामंतों से शक्तियां छीन ली गई, और हम 2 नई संस्थाएं देखते हैं जो राजा को उसके कामों में सहायता किया करती थी। एक महान परिषद मैग्नम कॉन्सिलियम और एक क्यूरिया रेजिस राज्य परिषद का इसी दौरान उद्भव हुआ। अब हम चर्चा करते हैं, तीसरे चरण में बढ़ते हैं, और तीसरा चरण ये शुरू होता है 1153 से लेके और 1485 तक, लगभग 300 साल। इन 300 सालों में ब्रिटेन में क्या क्या हुआ? इन 300 साल के कालों को हम 2 भागों में बांट लेते हैं। एक है प्लेटेमेंटन और दूसरा है लंकास्ट्रियन काल। इसको फेमस रूप में लंकास्ट्रियन काल बोलते हैं। ये लंकास्ट्रियन, ये राजाओं के वहाँ, जैसे अपने यहाँ राठौड़ है, शेखावत हैं या सिंधिया है, ऐसे इनके सरनेम हुआ करते थे। तो हम इस लंकास्ट्रियन काल की चर्चा करते हैं। पहले हम चर्चा करें कि जो नॉर्मन एंजविन काल में एक संस्था थी क्यूरिया रेजिस, इसका क्या हुआ? क्यूरिया रेजिस के अब 2 पार्ट हो गए। एक पार्ट बन गया प्रिवी काउंसिल और एक पार्ट हो गया एक्सचेकर। प्रिवी काउंसिल का कार्य था राजा को, ब्रिटेन के राजा को उसके विभिन्न कार्यों में सहायता देना और सलाह देना। एक्सचेकर नाम की एक संस्था थी, वो संस्था काम किया करती थी ब्रिटेन के खजाने को संभालने का। जो सरकारी खजाना था उसका काम एक्सचेकर नाम की संस्था देखती थी। अब हम इन 2 संस्थाओं के बाद एक नई चर्चा करते हैं, और वो चर्चा करते हैं मैग्ना कार्टा। जब भी हम अधिकारों की बात करते हैं, जब हम जन अधिकारों की बात करते हैं, जब स्वतंत्रता की हम चर्चा करते हैं, या हम भारतीय संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों की चर्चा करते हैं, जब हम जनता के शक्तिशाली होने की चर्चा करते हैं, तब हम एक नाम अवश्य पढ़ते हैं जो बड़ा फेमस वर्डिंग है पॉलिटिकल साइंस का, और वो है मैग्ना कार्टा। तो अब मैं आपको समझाता हूँ कि ये मैग्ना कार्टा क्या है। मैग्ना कार्टा एक लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी में तात्पर्य होता है महान अधिकार पत्र। बात 1210 के आसपास की है। ब्रिटेन का एक राजा था जिसका नाम था जॉन। जॉन को शक्ति से बड़ा प्रेम था, पावर से बड़ा प्रेम करता था। तो राजा जॉन ने किया क्या, अपने जितने भी सामंत थे, जितने भी सरदार थे, उन सामंतों के सारे अधिकार राजा जॉन ने छीन लिए। परिणाम क्या निकला कि सामंतों ने राजा जॉन के खिलाफ विद्रोह कर दिया, और मजबूर होकर राजा जॉन को ब्रिटेन में एक जगह है रनी रेड के नाम से, उस रनी रेड जगह के ऊपर उसे एक महान अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा पे हस्ताक्षर करने पड़े। इस मैग्ना कार्टा में, यानी इस महान अधिकार पत्र में, राजा जॉन ने ये लिखा कि मैंने जितने भी अधिकार छीने हैं मेरे सामंतों से, जो कि उनके परंपरागत अधिकार हैं, पुराने समय से चले आ रहे जो उनके अधिकार हैं, वो सारे अधिकार मैं उन सामंतों को वापस देता हूँ। धीरे धीरे सामंतों के यही अधिकार आम जनता को भी मिल गए। तो उसके बाद से जब भी संसार में कभी भी अधिकारों की चर्चा होती है, मूल अधिकारों की चर्चा होती है, जन अधिकारों की चर्चा होती है, तो मैग्ना कार्टा शब्द जरूर उपयोग में आता है।
हम भी जब भारतीय संविधान का भाग 3 जिसमें हमें अरे मूल अधिकार दिए गए हैं उसकी जब चर्चा करते हैं तब हम कहते हैं कि ये हमारे देश का मैग्ना कार्टा है, ये भारत का मैग्ना कार्टा है, क्योंकि इसमें हमारे लिए अधिकार है। तो मैग्ना कार्टा जिसका तात्पर्य महान अधिकार पत्र है, इसने हालांकि तात्कालिक रूप से नहीं पर अगले 400-500 सालों में जन अधिकारों की व्यवस्था कर दी और राजा के अधिकारों पे धीरे धीरे नियंत्रण लगा दिया। तो मैग्ना कार्टा एक आमूलचूल परिवर्तन करने वाला एक पत्र था। अब हम देखें कि लंकास्टियन काल में और क्या क्या हुआ। इस काल में एक और व्यवस्था हुई और वो था विधि का शासन। विधि का शासन का तात्पर्य ये है कि मैग्ना कार्टा में जो विधियां लिख दी गई, जो अधिकार दे दिए गए, अब राजा को वो अधिकार मानने पड़ेंगे। अब राजा अपनी इच्छा से उन जन अधिकारों को, जनता के अधिकारों को समाप्त नहीं कर सकता। अब राजा छोटा हो गया और कानून बड़े हो गए। इट मीन्स राजा अब कानूनों का उल्लंघन नहीं कर सकता। एक और बड़ी इसी दौरान घटना घटी। घटना ये घटी कि 1285 तक आते आते कुछ तात्कालिक परिस्थितियों की वजह से ब्रिटेन का खजाना खाली हो गया। ब्रिटेन के खजाने में पैसा नहीं बचा। तात्कालिक राजा को खजाना भरना था। राजा ने ये देखा कि अगर मैंने टैक्स लगाए, जनता के ऊपर कर लगाए, तो जनता विद्रोह भी कर सकती है और जनता के ने विद्रोह कर दिया तो फिर वो टैक्स नहीं देगी और खजाना है वो भरा नहीं जाएगा। तो उसने ये सोचा कि जनता पे टैक्स मैं नहीं लगाऊं, बल्कि मैं जनता के प्रतिनिधियों को इकट्ठा कर लेता हूँ। विभिन्न जो समूह है उनके नेताओं को इकट्ठा कर लेता हूँ और उनसे फिर राय ले लेता हूँ कि मैं टैक्स लगाऊं या नहीं लगाऊं। वो हाँ भर देंगे तो मैं टैक्स लगा दूंगा और कल को जनता पूछेगी भी टैक्स क्यों लगाए, तो राजा ये कह सकता है कि टैक्स मैंने नहीं लगाए, ये तो आपके प्रतिनिधियों ने कहा था, आप कई लोगों ने कहा था, इसलिए मैं आप पे टैक्स लगा रहा हूँ। तब राजा ने विभिन्न सामंतों को बुला के, जनता के प्रतिनिधियों को बुला के, विभिन्न नगर के नगराधीशों को बुला के और पार्लियामेंट का आयोजन किया। इस पार्लियामेंट के आयोजन में जो निर्णय हुए, इस पार्लियामेंट ने जो निर्णय किए वो राजा ने माने। राजा को मानने थे क्योंकि पार्लियामेंट ने टैक्स लगाने के बारे में कहा। तब से एक नया शब्द और एक नई संस्था उदित हुई और शक्तिशाली हुई जिसका नाम था पार्लियामेंट। यही पार्लियामेंट हम आगे चर्चा करेंगे। इट मीन संसद की हम आगे और भी चर्चा करेंगे कि कैसे ये संसद धीरे धीरे शक्तिशाली हो गई। अब हम अगले चर्चा करते हैं। एक और शब्द है और पूरा एक सेंटेंस है। शब्द क्या है? सेंटेंस है बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। बिना प्रतिनिधित्व के कर नहीं। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जब तक हमारे प्रतिनिधि नहीं होंगे तब तक हम कर नहीं देंगे। ये शब्दावली आपने बहुत बार सुनी है। ये शब्दावली तब भी हम पढ़ते हैं जब हम 1776 में अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ते हैं, जब अमेरिका के लोगों ने ब्रिटेन के अपने गोरे शासकों के खिलाफ विद्रोह कर दिया था, स्वतंत्रता का आंदोलन छेड़ दिया था, स्वतंत्रता युद्ध छेड़ दिया था, ये कह के कि आप हमारे प्रतिनिधि नहीं हो और आपने हमारे ऊपर जो टैक्स लगाए हैं वो गलत हैं। हमारे ऊपर टैक्स वही लगा सकता है, कर वही लगा सकता है जिसको हमने चुना है। कोई दूसरा हमारे ऊपर कर नहीं लगा सकता। जब भारत का स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था तब भारतीय नेताओं ने भी यही नारा लगाया था कि हम आपको टैक्स नहीं देंगे। गांधी जी ने भी नमक कर के लिए यही कहा था। आपको पता है 1930 में जो सविनय अवज्ञा आंदोलन छेड़ा गया था महात्मा गांधी के द्वारा, जिसको हम नमक आंदोलन बोलते हैं,
जिसके तहत गांधी जी और गांधी जी के अनुयायियों और कांग्रेस ने बहुत बड़ा आंदोलन छेड़ दिया था कि हम नमक के ऊपर टैक्स नहीं देंगे। तो टैक्स क्यों नहीं देंगे? क्योंकि टैक्स है ये एक निरंकुश सरकार ने लगाए हैं जिसमें हमारे प्रतिनिधि नहीं है। जो हमारी सरकार नहीं है उस सरकार को हमने नहीं चुना। ये तो गोरों की सरकार है जो हमारा शोषण कर रही है। तब से संसार में ये वाक्य प्रसिद्ध हुआ और कई क्रांतियों का आधार बना, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। तो हमने अब जो चर्चा की वो चर्चा की हमने कि कैसे ब्रिटेन के संविधान का धीरे धीरे विकास हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं और लंकास्ट्रियन काल के बाद हम अगले काल की चर्चा करते हैं और अगला काल है वो है ट्यूडर काल। ट्यूडर काल 1485 से लेके और 1603 ईस्वी तक। अब हम इसको ट्यूडर काल क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक राजा था, राजा हेनरी ट्यूडर। तो राजा हेनरी ट्यूडर और उसके उत्तराधिकारी, उसके वंशजों ने ब्रिटेन में 1485 से लेके और 1603 ईस्वी तक राज किया था। तो उसको हम ट्यूडर काल कहते हैं। जैसे हम भारत की चर्चा करें तो हम कहते हैं मुगल काल। इट मीन्स बाबर से लेके और 1857 तक का जो काल है उस काल को हम मुगल काल कहते हैं, क्योंकि बाबर मुगल था। वैसे ही हेनरी ट्यूडर था तो, और उसके आगे वंशज वो भी ट्यूडर थे। तो इस काल को हम ट्यूडर काल बोलते हैं। तो ये लगभग 100-125 साल तक का जो पीरियड है हम इसकी चर्चा करेंगे कि इस दौरान ब्रिटेन में क्या हुआ, वहाँ के संविधान में क्या नई घटनाएं घटित हुई जिसने बाद में वहाँ के संविधान का चेहरा और मोहरा दोनों बदल दिए। इस काल में जो एक बड़ी घटना घटित हुई वो ये हुई कि इस काल में 2 तलवारों का सिद्धांत, द थ्योरी ऑफ 2 स्वॉर्ड्स, इसकी समाप्ति हो गई। अब हम ये देखें कि 2 तलवारें क्या है। क्या हम किसी युद्ध की चर्चा कर रहे हैं? हम क्या किसी झगड़े की चर्चा कर रहे हैं? क्या नहीं, हम एक सिद्धांत की चर्चा कर रहे हैं। और वो सिद्धांत यूरोपियन राजनीति का बड़ा प्रसिद्ध सिद्धांत है, 2 तलवारों का सिद्धांत। हमें पता है कि पहली सदी में ईसा मसीह पैदा हुए। धीरे धीरे तलवार के बल के ऊपर ईसाइयों ने अपने धर्म का विस्तार किया और देखते ही देखते यूरोप के अधिकांश धर्मावलंबियों से धर्म परिवर्तन करवा के और उनको ईसाई बना दिया। अब जो ईसाई हैं उनका जो धर्म का मुखिया था उसको हम पोप बोलते हैं, जो कि ब्रिटेन के पास एक छोटा सा नगरीय राज्य है, एक अपने आप में स्वतंत्र देश है, वेटिकन सिटी। ये पोप वहीं बैठता है, आज भी बैठता है। यूरोप में लगभग 1000 साल तक यूरोप के 30-40 देशों में जो भी राजा बनता था उस राजा को इस पोप की बात माननी पड़ती थी, क्योंकि राजा ईसाई है तो ईसाइयों का धर्मगुरु है पोप, तो उसको पोप की बात माननी होगी। अब कई बार चलो अपने नहीं समझ में आए कि राजा और पोप क्या हो गया, धर्मगुरु क्या होता है और राजा क्या होता है। तो धर्मगुरु वो होता है जो धार्मिक मामले देखता है और राजा वो होता है जो राजनीतिक मामले देखता है। लेकिन पोप धार्मिक मामले देखने के साथ साथ राजा को भी नियंत्रित किया करता था। 1000 साल तक इस पोप ने धार्मिक मामले तो देखे साथ में राजनीतिक मामलों में अपनी टांगे और अड़ाई।
परिणाम क्या निकला कि पोप दो राज किया करता था, एक धर्म के ऊपर राज और दूसरा राजा के ऊपर राज। राजनीति भी पोप करेगा और धर्म का नेता भी पोप रहेगा। तो उस समय दो तलवारें हुआ करती थी, एक पोप की धर्म की तलवार यानी पोप का प्रभुत्व, और दूसरा किसी भी यूरोपियन देश के राजा की तलवार, राजनीतिक तलवार। यानी दो मामले, दोनों अलग अलग होते हैं। हालांकि बाद में धर्मनिरपेक्षता आ गई, तब पोप की तलवार खत्म हो गई, लेकिन लगभग 1000 साल तक ब्रिटेन में दो तलवारों का शासन चलता रहा, एक राजा की तलवार, दूसरी पोप की तलवार। और उसमें राजा की तलवार बड़ी हुआ करती थी, इट मीन्स उसमें ज़्यादा शक्ति हुआ करती थी और राजा को पोप की बात माननी होती थी। ट्यूडर काल में राजा हेनरी और उसके उत्तराधिकारी इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने पोप की बात मानने से मना कर दिया कि अब इस देश में जो कुछ होगा वो राजा के कहने से होगा। जनता टैक्स देगी तो राजा को देगी, जनता कानून मांगेगी तो राजा के बनाए हुए कानून मानेगी। वो पोप को टैक्स नहीं देगी, धर्म को टैक्स नहीं देगी, चर्च को टैक्स नहीं देगी, और वो चर्च की बात नहीं मानेगी, चर्च से पहले वो राजा की बात मानेगी। तो ट्यूडर काल में एक जोरदार घटना ये हुई कि धर्म है वो हाशिए के ऊपर चला गया, पोप की सत्ता का क्षरण हो गया। तो अब हम ये कहें क्या कि ये ट्यूडर काल में राजा इतने शक्तिशाली थे कि उन्होंने पोप की सत्ता खत्म कर दी और उन्होंने कहा कि हम हमारे धर्मगुरु की बात नहीं मानेंगे? नहीं, ऐसा नहीं हुआ। हुआ क्या कि यूरोप में, जर्मनी में एक व्यक्ति हुआ मार्टिन लूथर किंग। उसने धर्म सुधार का आंदोलन चलाया और उस व्यक्ति ने ये कहा कि ये जो हमारी बाइबल है इसका वही अर्थ नहीं है जो ये पोप कहता है, इसका अर्थ वही नहीं है जो कि चर्च के पादरी कहते हैं, इसके हम अपने अर्थ लगाएंगे। तो आपको मोक्ष प्राप्त करने के लिए, ईश्वर प्राप्ति के लिए, गॉड के यहाँ पहुँचने के लिए आपको बीच में ये जो पोप के नाम से, चर्च के पादरी के नाम के ऊपर, बिशप के नाम पे जो दलाल बैठे हैं, इनकी बात मानने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। कोई भी ईसाई सीधा ईश्वर से, गॉड से बात कर सकता है। तो उसको हम बोलते हैं यूरोप में धर्म सुधार का आंदोलन। और इसी धर्म सुधार आंदोलन की वजह से वहाँ की जनता जागरूक हुई और उसने पोप की बातें और चर्च की बातें, बिशप की बातें और पादरियों की बातें मानने से मना कर दिया। जब जनता ने मना कर दिया तो राजा ने मना कर दिया, क्योंकि राजा को तो उल्टे का और फायदा होना था, क्योंकि ये पोप राजा को कुछ समझता ही नहीं था। तो ट्यूडर काल में पोप की सत्ता समाप्त हो गई। राजा था वो बहुत शक्तिशाली हो गया और वहाँ कठोर राजतंत्र आया उस दौरान। कठोर राजतंत्र का तात्पर्य ये नहीं है कि राजा जनता के प्रति कठोरता, नहीं, ये टायरेनी नहीं थी बल्कि मोनार्की थी। अब हम ये चर्चा करें टायरेनी और मोनार्की में फ़र्क क्या होता है। एक शब्द है टायरेनी, निरंकुश राजतंत्र, इसमें राजा जनता पे अत्याचार करता है। दूसरी होती है मोनार्की, राजा तो होता है लेकिन वो जनता के प्रति अच्छा होता है, लेकिन वो सामंतों और पोप के प्रति कठोर था। वो जनता से प्रेम करता था लेकिन अपने सामंतों को जनता पे अत्याचार नहीं करने देता था। तो ये इंग्लैंड में बड़ा अच्छा काल था जब ब्रिटेन ने खूब विकास किया। तो आज इस क्लास में हमने 3 काल किए। हमने चर्चा की है एंग्लो सैक्सन काल की, हमने चर्चा की है नॉर्मन एंजविन काल की, हमने चर्चा की है लंकास्ट्रियन काल की, और हमने चर्चा की है ट्यूडर काल की। कल हमारी जो क्लास होगी उस क्लास में हम, उस कक्षा में हम स्टुअर्ट काल की चर्चा करेंगे और हैनोवर काल की चर्चा करेंगे। इट मीन्स कल हम 1603 महारानी एलिजाबेथ की मृत्यु से लेके और हम टिल डेट, इट मीन्स 2021 तक की हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपने ये पूरा वीडियो ध्यानपूर्वक सुना।
थोड़ा इसको समझने की कोशिश की कि कैसे कैसे वहाँ विभिन्न संस्थाओं का उदय हुआ, कैसे वहाँ राजतंत्र के विभिन्न फेज आए और कैसे वहाँ पोप की सत्ता का क्षरण हुआ। धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत हार्दिक तहे दिल से धन्यवाद।